जापान के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए हुए रवाना। हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से करेंगे मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में लिया भाग। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस कार्यसत्र में हुए शामिल। दुनिया भर के नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर किया मंथन। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ की द्विपक्षीय वार्ताएं। पीएम ने दोनों नेताओं के साथ तमाम अहम द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने अन्य नेताओं के साथ हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह आज अहमदाबाद में विभिन्न नागरिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री मोदी समुदाय के राष्ट्रीय अधिवेशन का भी करेंगे शुभारंभ। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले। दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत, तो वहीं दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग का खिताब किया अपने नाम। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर चल रही आर्सेनल की हार के बाद सिटी को मिला ये खिताब। देर रात खेले गए मुकाबले में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आर्सेनल को 1-0 से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा को समाप्त करके पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को सार्थक और उपयोगी बताया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पापुआ न्यू गिनी की यात्रा होगी। पीएम पोर्ट मोरेस्बी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद आज पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। पीएम के दौरे में क्या कुछ रहेगा खास, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरसबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुवा या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप में इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कॉलोनियलिज्म से वेरी समीप में। रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट केम अंडर कॉलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये इन दिस कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाए और हमारा डेवलपमेंट, हमारा हाउ द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now. and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, वी आर इन दैट पॉजिटिव। ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोरसबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। 2014 में गठित मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे।
फिपिक के तीसरे समिट का आयोजन यहां पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लहरें आपस में मिलती हैं, उसी तरह आशा है कि भारत और पैसिफिक आइलैंड्स आपस में मिलकर सहयोग और विकास की नई परिभाषा लिखेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद कुमार, बिमलेंदु पांडे और हुकुम सिंह के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए पोर्ट मॉरिस्बी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर आज शाम पोर्ट मॉरिस्बी पहुंचेंगे। पोर्ट मॉरिस्बी के पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में भारत के सहयोग से बना सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र युवाओं को कौशल युक्त और पेशेवर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। डेवलपमेंट पार्टनरशिप भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों की आधारशिला कही जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनिया में बनाया गया है। ये जो सेंटर है ये भारत की मदद से बनाया गया है और एक बहुत खास अहम एक रोल अदा कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र या CEIT सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के प्रशिक्षण और विकास का प्रमुख संस्थान है, जिसे पापुआ न्यू गिनी की सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय और भारत में उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के सहयोग से संचालित है। This center established in I think the preparatory work and signing of the MOU for this center took place in 2016. From 2016 on to 2019, we did the preparatory work with the government of India together with the government of PNG. CDEC was the implementing agency on behalf of the government of India, while UPNG was appointed as implementing agency on behalf of the government of Papua New Guinea. That's how we got engaged in this project. CEIT पापुआ न्यू गिनी और भारत सरकार की ऐसी पहल है जिससे कौशल युक्त कामगारों और विश्व स्तरीय IT पेशेवरों की खेप तैयार होगी। इससे पापुआ न्यू गिनी में निवेश भी आकर्षित होगा और सॉफ्टवेयर निर्यात के जरिए राजस्व भी पैदा होंगे। ये केंद्र द्वीप राष्ट्र के युवाओं का भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। This is a Center for Excellence in IT. Okay, it's a project funded and supported by the Indian government and of course Papua New Guinea government as a bilateral friendship. And it was very big project. Okay, it started by constructing this place and of course sending us, okay, Papua New Guineans, about 6 of us, okay, to study in India, in Pune, SIDAC. Privilege for this, for Papua New Guinea to have this friendship. Relationship between India and PNG is very important to us. It gives us the opportunities for students to learn IT and in various fields. भारत और पापुआ न्यू गिनी ने पोर्ट मोर्सबी में पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में CEIT की स्थापना के लिए 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। आज ये संस्थान भारत की क्षमता निर्माण की पहल के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज, पोर्ट मोर्सबी, पापुआ न्यू गिनी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का हमेशा ये मत रहा है कि किसी भी तनाव, किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये रिपोर्ट। अपने 3 देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की जापान विजिट की ये लेग आज समाप्त हुई। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ की नीड्स, उनकी समस्याएं, उनकी कंसर्न्स, उनकी एस्पिरेशंस को ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। वहीं विश्व नेताओं के साथ अपनी बायलैटरल मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वो सब करेगा जो एक पीसफुल, स्टेबल और प्रॉस्परस दुनिया के लिए जरूरी है। कैमरामैन के राणा के साथ अमृतपाल सिंह,
डीडी न्यूज, हिरोशिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी इस कार्य सत्र में शामिल हुए। सत्र में उनकी उपस्थिति ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच हिरोशिमा में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें भारत यूके FTA वार्ता में प्रगति पर भी बातचीत शामिल रही। इसके अलावा आज हिरोशिमा में भारत और ब्राजील के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा उत्पादन, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, डेयरी और पशुपालन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल में एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम भी गए। वहां उन्होंने प्रदर्शनी में रखे दस्तावेज देखे, साथ ही आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग की। जंगल की आग से हमें क्या दीर्घकालीन नुकसान होते हैं? क्लाइमेट चेंज में ये एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि आग है जंगल की, ये बढ़ गई है संख्या में। प्री फायर अलर्ट भेजा जाता है, राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को भेजते हैं हम लोग, वो उस पर एनालिसिस करके दे फर्दर pass on the information to field functionaries to remain in alert and take mitigative preventive actions. बहुत इम्पोर्टेंट है कि आग की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। विंड डायरेक्शन क्या है? विंड डायरेक्शन है तो उस तरफ बिल्कुल ना जाए, आग उसी तरफ आएगी। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 नई बसों का लोकार्पण करेंगे। गांधीनगर में अमूल की अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद में मोदी समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे और अहमदाबाद में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बड़ी सौगात दी है। बुजुर्ग तीर्थयात्री आज से हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा का पहला जत्था भोपाल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थयात्रियों को सम्मानित भी किया। और बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को फिर से एक बार नाकाम किया है। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को जब्त किया है। इससे पहले शनिवार को भी बीएसएफ ने एक ड्रोन को बरामद किया था। जवानों ने ड्रोन के साथ नशीली सामग्री भी जब्त की।
और जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। आवाजाही के दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही है। श्रीनगर में आने जाने के सभी रास्तों पर विशेष चौकियां स्थापित की गई हैं। इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवानों के साथ सभी सुरक्षाकर्मी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। CUET UG 2023 की परीक्षा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। परीक्षा में 14,99,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा का आयोजन 13 भाषाओं में होगा। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा ये विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कराया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में आज होने वाली परीक्षा 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसी तरह मणिपुर में भी कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए परीक्षा 29 मई को होगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए करीब 250 केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। और आर्यन खान मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज भी पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश हुए। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई ने आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत समीर वानखेड़े पर मामला दर्ज किया है। वानखेड़े ने बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जबरन वसूली और रिश्वत के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। इससे पहले शनिवार को भी सीबीआई ने समीर वानखेड़े से पूछताछ की थी। और उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी अपराधी रोहताश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अपराधी घायल हो गया था। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहताश गुर्जर 2021 से फरार चल रहा था। रोहताश पर लूट, हत्या और चोरी के 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। उस पर राजस्थान पुलिस ने भी इनाम घोषित किया था। पुलिस ने कहा कि अपराधी से आगे की पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में राहगिरी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समारोह में भाग लिया। राहगिरी कार्यक्रम में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सड़क सुरक्षा के साथ ही मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। राहगिरी कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। और मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्व के इलाकों में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में लू चलने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने कहा है कि हवा में नमी और उच्च तापमान के कारण ओडिशा, कोंकण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी गर्मी की संभावना है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य चाय के इतिहास, उत्पादन, खपत और स्वास्थ्य लाभों सहित चाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चाय कई विकासशील देशों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। आज चाय का आनंद अनगिनत किस्मों में लिया जाता है, जिसमें काली, हरी, सफेद, ओलोंग और हर्बल चाय शामिल है। ये एक विश्व स्तर पर पोषित पेय बना हुआ है जो दुनिया भर में लोगों और संस्कृतियों को जोड़ता है। इससे पहले चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते थे, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई मान्यता नहीं दी गई थी। इसे लेकर भारत सरकार ने एक बड़ी पहल की और 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारत में चाय की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में सबसे अधिक कुल उत्पादन की लगभग 30% चाय की खपत भारत में होती है। और अब बात करते हैं खेलों की। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। मैन सिटी को ये खिताब अंक तालिका में दूसरे नंबर पर चल रही आर्सेनल की हार के बाद मिला। दरअसल देर रात खेले गए एक मुकाबले में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आर्सेनल को 1-0 से हरा दिया है।
पिछले 6 सत्र में मैन सिटी का ये 5वां प्रीमियर खिताब है। वहीं उनका ये लगातार तीसरा प्रीमियर लीग खिताब है। गौरतलब है कि सिटी 2006, 2007, 2007 और 8 और 2008 से 9 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद लगातार 3 सीजन में प्रीमियर लीग जीतने वाली पहली टीम है। और अब एक बार फिर देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। जापान के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए हुए रवाना। हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से करेंगे मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में लिया भाग। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस कार्यसत्र में हुए शामिल। दुनिया भर के नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर किया मंथन। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ की द्विपक्षीय वार्ताएं। पीएम ने दोनों नेताओं के साथ तमाम अहम द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने अन्य नेताओं के साथ हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह आज अहमदाबाद में विभिन्न नागरिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री मोदी समुदाय के राष्ट्रीय अधिवेशन का भी करेंगे शुभारंभ। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत, तो वहीं दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग का खिताब किया अपने नाम। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर चल रही आर्सेनल की हार के बाद सिटी को मिला ये खिताब। देर रात खेले गए मुकाबले में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आर्सेनल को 1-0 से दी शिकस्त। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।